बच्चों, मैं हूँ रीता चौधरी, पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोहनपुर, बिथरी चैनपुर, बरेली से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7, विषय हमारा इतिहास एवं नागरिक जीवन। पाठ है इस्लाम का भारत में आगमन। इससे पूर्व इस पाठ को हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत, मोहम्मद साहब ने कौन कौन सी शिक्षाएं दी थीं, भारत में इस्लाम धर्म उनके मिलने जुलने से हमें क्या फ़ायदे हुए, भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा और अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा, और मोहम्मद गजनबी का भारत पे आक्रमण से क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अल-बरूनी की दृष्टि में भारत। अल-बरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। इसका मूल नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। इनका जन्म 973 ईस्वी में खीवा मध्य एशिया में हुआ। अल-बरूनी ने मध्य मोहम्मद गजनबी का समकालीन था और वह भारत आया था। उसने यहाँ संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद में 11वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, समाज, रीति रिवाज, तौर तरीकों आदि पर विस्तार से जानकारी दी है। उसके मुख्य अंश निम्नलिखित हैं। विदेशियों के प्रति यहाँ के लोगों के विचार बहुत ही संकुचित थे। विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे के कपड़े, खान पान उन्हें पसंद नहीं थे। इन्हीं कारणों से वे उन्हें म्लेच्छ कहते थे। भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवसायों को ही अपनाते थे। सभी को भोजन अलग थाल में परोसा जाता था। वे एक थाल में नहीं खाते थे। भारत में लोग दैनिक कार्यों को करने में सगुन को महत्वपूर्ण मानते थे। हिंदुओं में ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास। उनका मानना है कि ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है, स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सबसे बुद्धिमान है, जीवंत है, जीवन दाता है और शासक है। भारतीय खगोल एवं खगोल विज्ञान व्यवस्था ने 5 सिद्धांत के रूप में दी हैं। पृथ्वी और ग्रह, उनका आकार और घूमना, सूर्य और चंद्र ग्रहण, अक्षांश और देशांतर, इनके पर्यवेक्षण के उपकरण तथा अन्य खगोलीय तथ्यों की भारतीय अवधारणाएं हैं। भारतीय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री योग्य हैं, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान के निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया। पृथ्वी, तत्व, अंतरिक्ष तथा समय और उनके विभाजन में पुराणों में वर्णित पारंपरिक विचारों को ही भारतीयों ने मान्यता दी। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के गौर नामक स्थान का था। उसने गजनी पर 1173-74 ईस्वी में अधिकार कर लिया। भारत पे उसने पहला आक्रमण 1175 में ईस्वी में मुल्तान पर किया। मुल्तान पर विजय पाने के बाद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ उसे चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने अपनी साहसी विधवा माँ नायिका देवी ने नेतृत्व में आबू पहाड़ी के निकट पराजित किया। यह भारत में उसकी पहले पराजय थी। इस पराजय के बाद गौरी ने अपने आक्रमण का मार्ग बदला। उसने पंजाब पर आक्रमण प्रारंभ किया। ग्यारह सौ 90 ईस्वी तक उसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। पंजाब जीतने के बाद उसके राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के राज्य में से मिलने लगी। पृथ्वीराज चौहान जिन दिनों मुस्लिम मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस समय चौहान यानी चाहमान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। पृथ्वीराज चौहान एक वीर साहसी योग्य सेना नायक था। उन्होंने कई राजपूत शासकों को पराजित किया। इसमें चंदेल शासक परमादिदेव भी था। परमादिदेव के अल्लाह उदल नाम के लोग प्रसिद्ध नायक ने भीषण युद्ध किया, पर वह युद्ध में मारे गए। भटिंडा पर मोहम्मद गौरी के अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य संघर्ष की स्थिति बन गई। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी की सेना तराइना के मैदान में सन 1191 में युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी 1 साल तक तो शांत रहा। इस दौरान उसने अपनी सेना को
शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया और 1192 ईस्वी में उसने पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। दोनों के बीच एक बार पुनः तराइना के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर नामक स्थान पर पराजित किया। मोहम्मद गौरी व उसके सेना नायकों ने ग्वालियर, बयाना, बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के समय 1206 ईस्वी तक लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में उसके अधीन हो चुका था। सन 1992 का तराइना युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे सल्तनत काल की शुरुआत हुई। तुर्कों की जीत के कारण इतिहासकार राजपूतों की हार व तुर्कों की जीत के अलग अलग कारण बताते हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर सहमति नहीं है, फिर भी मुख्य रूप से तुर्कों की जीत के निम्नलिखित कारण हैं। राजपूत राजाओं में एकता का अभाव, राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शास्त्रों का प्रयोग, तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवार का न होना, तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना, भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच और छुआछूत की भावना। शब्दावली। तुर्क का अर्थ है मध्य एशिया और तुर्किस्तान के क्षेत्रों में रहने वाली जाति। हिजरत मोहम्मद साहब का मक्का छोड़कर मदीना जाना हिजरत कहलाता है। बच्चों, जो हम लोगों ने पढ़ा उससे संबंधित आपको कुछ गृह कार्य दिए जाएंगे जिसे आपको करना है। जैसे पहला प्रश्न है, राजपूत पर तुर्कों की विजय के क्या कारण थे? अभी हमने पढ़ा है, इसका आंसर इसमें लिखना है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। जो ये दिए गए हैं सन, इसमें कौन सा सन सही है उस पर आपको मिलान करना है। जैसे है, तराइना का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था और कहाँ हुआ था, ये हम सन पे निशान लगाएंगे। सिंध पर आक्रमण किस सन में हुआ था, उस पर निशान लगाना है। सोमनाथ मंदिर पे कब आक्रमण हुआ था, उस पर हमें निशान लगाना है। और हिजरी संवत का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, सिर्फ सन पे निशान आपको लगाना है। इसी से तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे खाली जगह दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको खाली जगह भरना है। जैसे तहकीके हिंद पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पे लेखक का नाम लिखना है। तराइना का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया, तो यहाँ पे उनका नाम लिखना जिसके मध्य लड़ा गया है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, ये जितनी बार आक्रमण किया वहाँ पे ये लिखना है। मोहम्मद गौरी को गुजरात में चालुक वंश के राजा ने पराजित किया, तो कौन से राजा ने पराजित किया, यहाँ पे उसका नाम भी लिखना है। अभी हमने उस आपको पढ़ाया भी था, वो आपको खाली जगह भरना है और ये होमवर्क करके हमें आपको दिखाना भी है। धन्यवाद बच्चों। इसी के साथ हमारा ये पहला पार्ट ख़त्म होता है। आगे हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।